घर की औरतों को साड़ी का बहुत शौक होता है, लेकिन क्या ये साड़ी खरीदने के चक्कर में बेवकूफ बन सकती हैं? देखिए जरा। माँ जी कहाँ हैं आप? ये देखिए देखिए, ये मेरी साड़ी कितनी सुंदर है ना। हाय रे, लाल साड़ी में हरा बॉर्डर। अरे न जाने कब से इसे पहनने को तरस रही थी मैं। लाला, मैं कल ही साड़ी का मैचिंग ब्लाउज बना लेती हूँ। माँ जी, लग रहा है सर्दी के कारण आपका दिमाग खराब हो गया है। ये साड़ी बहुत महंगी है और मैंने अपने लिए खरीदी है। तो क्या मैं महंगी साड़ी नहीं पहन सकती, ये कहना चाहती है तू? मैंने ये तो नहीं कहा, आप ही बोल रही हैं। वैसे भी माँ जी, मैं साफ साफ कह दे रही हूँ, मेरी साड़ी पे ना नजर ना रखा करे। सास को अच्छी साड़ियों का शौक था, लेकिन बहू थी जो उनके लिए साड़ियाँ नहीं लाती थी। बेटा, ये तेरी बीवी बाजार जाती है, खुद के लिए साड़ियाँ खरीद लेती है, लेकिन मेरे लिए सस्ती सी उठा लाती है। तू मुझे पैसे देना, मैं खुद जाऊंगी पैसे लेकर। हाँ हाँ माँ, चली जाना, लेकिन तू कैसे पता करेगी कि कौन सी साड़ी सही है कौन सी नहीं है? बेटा, तू ना उसकी चिंता ना कर। मैं अपने समय में एक से बढ़कर एक साड़ी पहना करती थी। आज मेरे पास एक भी अच्छी साड़ी नहीं है। तेरे पापा थे तो न जाने कितनी साड़ी दिलाया करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद अब क्या, माँ इमोशनल तो बेटा कैसे सही रह सकता था। आ जाता है गुस्सा, और ये गुस्सा किस पर है ये तो नहीं पता। अगली सुबह बीवी के सामने, माँ ये ले 10,000 रुपये, अपने लिए कायदे की साड़ी लेकर आ जाना, समझी? हाँ हाँ बेटा, समझ गई। माँ बहू के सामने पैसे गिनने लगती है। ए जी, जरा अंदर आना। चला अच्छा बेटा, देख ले, बता दे इसे कि क्यों दिए तूने माँ को पैसे, और दिए तो कहाँ से दिए? बेटा पत्नी के पास कमरे में जाता है। जैसा कि सभी जानते थे, बीवी का गुस्सा फट पड़ता है। कहाँ से आए पैसे जो लुटा रहे हो ऐसे? अरे यार, वो माँ के लिए जमा किए थे कई साल से, तो दे दिए उनको। वाह, सही जा रहे हो। माँ के लिए जमा किए थे, तो बीवी के लिए भी कोई आपातकालीन फंड इकट्ठा किया है या नहीं? बीवी के साथ कभी आपात स्थिति आने ही नहीं दूंगा मेरी जाने मन। अरे तुम्हारे लिपस्टिक पाउडर के बजट से भी कम है माँ को दिया ये पैसा। बोलो तो हिसाब दे दूं। बोलो बोलो। बीवी को लगता है कि कहीं पति के सामने लेने के देने ना हो जाए। अब कैसी बात कर रहे हो? मजाक कर रही हूँ। मजाक को तो समझते हो ना, बोलो। पति मन ही मन सोचता है। लग गया तीर निशाने में, अब ये कुछ नहीं बोलेगी। फिर अगली सुबह माँ सज धज कर तैयार होती है। हाँ जी, ये सायरा बानो कहाँ चली? लग रही हूँ ना सायरा बानो। वो क्या है ना, सभी बोलते हैं कि मैं लगती हूँ, पर मैंने ना कभी घमंड नहीं किया। अच्छा जी, सही है। वैसे कहाँ जा रही हो? बाजार। वो क्या है ना, बेटे ने कहा है कि साड़ी ले लेना, पूरे 10,000 दिए हैं। बहू क्या बोलती कि माँ जी, ये जो 10,000 है ना, मेरे मेकअप और पार्लर का आधा बजट भी नहीं है। लेकिन कैसे बोलती। अब नहीं माँ जी, पूरा हक है। आपका बेटा आपका है, आपने इस लायक बनाया, तो करवाए ना खर्च खुलकर। सास निकल जाती है झोला लेकर बाजार में। सास रिक्शे वाले से कहती है, हाँ भाई, समझ लो जहाँ से तुम्हारी बीवी साड़ी की शॉपिंग करती है वहीं ले चलो। रिक्शा वाला उसे सेल में ले जाता है, जहाँ लिखा होता है 100 की 4 साड़ी। 4 साड़ी, वो भी 100 रुपए में? अरे मजा आ गया। लेकिन जब वो अंदर जाती है, ओहो, ये तो वही साड़ी है जो बहू मेरे लिए लाया करती थी। यानी वो मेरे लिए सेल से 100 की 4 वाली लाया करती थी। छी, अब मैं बताऊंगी उसे। ये बोलकर सास वहां से निकल जाती है। कितना बदल गया है बाजार। इनके वक्त में तो ये कौन सी दुकान है,
अरे रामचंद्र एंड सन्स, ये तो राम जी भैया की दुकान थी, इतनी बड़ी कब से हो गई? सास दुकान के अंदर जाती है जहाँ उसे रामचंद्र जी मिल जाते हैं। भाभी आप कैसे, कहाँ थी आप? हम लोगों को तो लगा कि पता नहीं आप कहीं किसी और शहर में तो नहीं चली गई। सास खुश हो जाती है। भैया आपने कैसे पहचाना? रामचंद्र जो कि दुकान का मालिक है। अरे कैसी बात कर रही हैं भाभी जी, क्यों नहीं पहचानूंगा? आप भाभी हैं, भैया के जाने के बाद कितना नहीं ढूंढा। बस मैंने तो इनके बाद बाहर निकलना ही छोड़ दिया था, लेकिन क्या बताए, आज बहू से थोड़ी परेशान थी तो शॉपिंग करने निकल गई। ये बोलकर सास दुकानदार को सारी बात बता देती है। भाभी भैया नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना आपके बेटे जैसा देवर। ये बोलकर वो अपने सेल्समैन को बुलाता है। ये मेरी भाभी है, जिस साड़ी पर हाथ रखे पैक कर देना और एक भी पैसा ना लेना। भाभी भैया के कई उपकार है हम लोगों पर, आपको जो ठीक लगे वो बस पैक करा ले। बस अब क्या था, सास साड़ी पर साड़ी पैक कराकर घर पहुंचती है और लेकर पहुंचती है तो बहू बोलती है, लग रहा है माँ जी सेल में से साड़ी लेकर आ रही है, तभी सिर्फ 10,000 में 50 साड़ी लेकर आई है। देखे तो जरा कैसी साड़ी लेकर आई हैं आप। सास पहले तो सोचती है कि वो बहू को सारी बात बता दे, लेकिन नहीं, वो क्यों अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारती। हाँ वो सेल लगी थी, तुम भी चली जाना। ना ना, मैं तो रामचंद्र जी के यहाँ से ही साड़ी लेती हूँ। बढ़िया आई। तू साड़ी देख मेरी बस। लेकिन जब बहू साड़ी देखती है तो दंग रह जाती है, एक से बढ़कर एक साड़ियाँ। हे भगवान, मैं सालों से मार्केट जा रही हूँ लेकिन ऐसी साड़ियाँ नहीं ला पाई, और इन्होंने तो एक दिन में ही कमाल धमाल मचा दिया। अब कहाँ से लाई सासू माँ, बता दीजिए ना, मैं भी ले लूंगी सस्ती साड़ी। वैसे तो ठीक ही है, 10,000 में 50 साड़ी। अरे वो घड़ी चौराहा है ना, वही सेल लगी है, कल चली जाना। बहू अगले दिन सूरज उगने से पहले ही घड़ी चौक जाकर खड़ी हो जाती है। तभी एक अखबार बांटने वाला वहां से निकलता है। क्या बात है मैडम, अखबार बांटने वाली हो क्या? क्या मैं तुम्हें पेपर बांटने वाली लगती हूँ? मैं यहाँ साड़ी लेने आई हूँ सेल की। जैसे ही दुकान खुलेगी मैं पहली ग्राहक होंगी, सारी साड़ियाँ खरीद लूंगी मैं। लेकिन ये क्या, जिस दुकान पर वो खड़ी होती है और सास जैसी साड़ी लेने के चक्कर में होती है, पर जैसे ही दुकान खुलती है, छी छी कैसी साड़ी है, वो साड़ी कहाँ है जो मेरी सास लेकर गई थी। सास, अब इतनी सास आती है यहाँ, तुम्हारी सास कौन सी है कैसे पता करें? बहू पूरी दुकान घूम जाती है लेकिन उसे वो साड़ियाँ नहीं दिखती है जो सास ने खरीदी होती है। बहू थक हार कर घर आ जाती है। क्या क्या लाई है दिखा तो जरा। वैसे मैं ना कल फिर जा रही हूँ शॉपिंग पर। माँ जी सच सच बताइए ना, कहाँ से लाई थी साड़ी? ये साड़ी सेल की नहीं है। बहू, सभी जानते हैं कि जीवन में मुझे सिर्फ अच्छे कपड़े का शौक है, तो तेरे ससुर जी ने इसका पूरा ख्याल रखा। बेटे ने भी एक बार में 10,000 इसीलिए दिए कि उसे पता है कि माँ को शौक है कपड़ों का। बेटा सेल से तो नहीं लाई, पर हाँ तेरे ससुर जी के रिश्ते जो बने थे उनसे साड़ी लेकर आई हूँ, ये किसी सेल से कम नहीं। निर्मला अपनी बेटी मधु को बड़े ही प्यार से रखती, उसे पढ़ाती लिखाती, खेलने भेजती और उससे देश दुनिया की ढेर सारी बातें करती। मधु पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, वो पढ़ाई में भी अच्छी थी। लेकिन एक दिन निर्मला की बुआ सास उसके घर आती है। अरे निर्मला, अरे ओ निर्मला, कहाँ है तू? अरे बुआ आप कब आई? आइए आइए बैठिए। अरे यह ना समझना कि मैं कोई खाना खाने या फिर किसी लालच में आई हूँ। मैं तो ये बताने आई हूँ कि वो प्रिया नहीं है, राधिका की बेटी, भाग गई किसी लड़के के साथ। अरे नहीं बुआ, वो भागी नहीं, बल्कि राधिका ने उसे विदेश पढ़ने भेजा है। जाने से पहले हम लोगों ने साथ खाना भी खाया था और मधु के पापा ही उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने गए थे। हाँ,
अरे पता है, मैं तो तुझे वो बता रही थी जो लोग बात कर रहे हैं। ये तो बड़ी गलत बात है। लोगों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अब करनी तो नहीं चाहिए बहू, लेकिन तू भी ना किस किस का मुंह पकड़ लेगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं कि तभी हाथ में बैडमिंटन लेकर मधु वहाँ आती है। सास उसे देखती है और बोल पड़ती है, अरे ना कोई नमस्ते ना प्यार पड़ना, और ये हाफ पैंट में शर्म नहीं आ रही। मधु कुछ कहती उससे पहले ही निर्मला बोल पड़ती है, बुआ जी वो आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाएगी, क्योंकि मैंने उसे बड़ों को जवाब देना नहीं सिखाया है। मैं बता देती हूँ, दरअसल साड़ी या दुपट्टा पहनकर बैडमिंटन नहीं खेला जाता है इसीलिए इसने हाफ पैंट पहना है। फिर वो मधु को कहती है, मधु बेटा नहाकर पढ़ने बैठ जाओ। जी माँ, मैं पढ़ने ही जा रही हूँ, आज जल्दी सो जाऊंगी क्योंकि कल मेरी एजुकेशनल ट्रिप है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बुआ सास को बेइज्जती महसूस होती है और वो भी वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद निर्मला, मधु और मधु के पिता बाजार जाते हैं, जहाँ फिर से वो बुआ उन लोगों को मिल जाती है। अरे राकेश, कैसा है आई थी मैं तेरे घर, बताया नहीं क्या निर्मला ने? अब नहीं बुआ, निर्मला ने तो कुछ नहीं बताया। क्यों, क्या हुआ कुछ खास? अरे मधु के लिए ना लड़का देखा है, वो भी कमाऊ इतना कि तेरी बेटी राज करेगी, राज। इकलौता है, बस माँ है और कोई नहीं, और वो भी ना ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं है देखिए बुआ, मधु तो खुद भी पढ़ी लिखी है और अभी तो उसकी पढ़ाई चल रही है। कमाऊं तो वो भी बन जाएगी। और रहा सवाल सास के मरने का, तो भगवान न करे किसी की माँ उससे अलग हो। बाकी अभी हम लोगों को मधु की शादी नहीं करनी। अरे निर्मला, कैसी बात कर रही हो तुम बुआ से? वो बड़ी हैं हमारे घर की और वो गलत नहीं बोलेंगी। हाँ बुआ, आप उन लोगों का पता दे दीजिए, मैं हो आऊँगा किसी दिन। अरे कोई बात नहीं राकेश, बस ये शादी ना किसी तरह हो जाए बस। क्यों, ऐसा क्या है? अरे फिर बोली निर्मला, तुम चुप रहो और चलो यहाँ से। निर्मला और मधु चुपचाप राकेश के साथ वहां से चले जाते हैं। लेकिन निर्मला को लगातार बुआ की बात चुभती है कि आखिर क्यों मधु की शादी के लिए वो इतनी उतावली हैं। अगले दिन शाम को राकेश घर आता है। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा होता है। निर्मला, अरे ओ निर्मला, कहाँ हो तुम? अरे मिठाई, क्या बात है, आपका प्रमोशन हो गया क्या? वाह जी वाह। हाँ, अब मैं जल्दी ससुर बन जाऊंगा। मैंने मधु की शादी उस घर में तय कर दी है जहाँ का पता बुआ ने दिया था, और लड़का बहुत सुंदर है। और माँ क्यों? माँ को क्या हुआ? ठीक नहीं है क्या वो? अरे नहीं, माँ भी ठीक ही है, बस उनकी एक शर्त है। देखिए जी, मुझे ऐसी शादी नहीं करवानी जहाँ शादी से पहले ही लोग शर्त रखने लगे। शर्तों में रिश्ते नहीं होते। अरे शर्त ऐसी कोई बड़ी भी नहीं है, बस वो हमारी मधु से नौकरी नहीं करवाएंगे। देखा जाए तो ये भी अच्छा भी है ना। कैसे अच्छा है? क्या बोल रहे हैं आप? अरे मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो। लेकिन राकेश फिर निर्मला पर गुस्सा हो जाता है। मैं जबान दे आया हूँ और अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे जो हो जाए। ये बोलकर राकेश वहां से चला जाता है। लेकिन निर्मला वहीं खड़ी रह जाती है, ये सोचते हुए कि दाल में जरूर कुछ काला है। वो किसी भी तरह अपनी बेटी की शादी उस घर में नहीं करवाना चाहती। लेकिन क्या ये शादी होगी? देखिए कल आजाद बेटी गुलाम बहू के अगले एपिसोड में। नरेंद्र नगर गांव में शालिनी अपने बेटे राकेश और नई नवेली दुल्हन लीला के साथ हंसी खुशी से रहती थी। कितनी अच्छी बहू मिली है मुझे, भगवान की दया से। हाँ माँ, पढ़ी लिखी और समझदार भी है। उसने कितनी जल्दी घर को संभाल लिया है, बड़ी समझदार है। तीनों खुशी खुशी रहते थे कि एक दिन राकेश की बहन नीता अपने पति रवि के साथ वहां आ जाती है। अरे दीदी, आप यहाँ? क्यों,
क्या मैं नहीं आ सकती? अरे कैसी बातें कर रही हैं दीदी, आप ही का तो घर है। अरे तब भी तो लगा कि कुछ दिन घूम आते हैं। रवि और नीता को आया देख शालिनी और राकेश परेशान हो जाते हैं। दरअसल नीता की एक बुरी आदत है पीहर में बहुत दिनों तक रहने की। वो जब भी आते हैं बहुत दिन तक रुक जाते हैं। अब क्या करे बेटा राकेश, लीला को इनकी हरकतों के बारे में तो कुछ पता भी नहीं है। आप चिंता मत करो माँ, देखते हैं क्या कर सकते हैं। बस इस तरह से देखते ही देखते नीता और उसका पति रवि घर पर पूरा कब्जा कर लेते हैं। नीता सारा दिन टीवी देखती रहती है और रवि खाना खाता रहता है। और दूसरी तरफ बेचारी लीला दिन भर काम में लगी रहती है। अरे ये दोनों अपने माँ और भाई से मिलने आए हैं या तंग करने, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं माँ जी से ही बात करती हूँ। क्या हुआ माँ जी, आप अंदर कमरे में क्यों बैठी हैं? तो क्या करूँ बेटा, दामाद हर वक्त हॉल में बैठा रहता है, मैं बाहर भी नहीं जा पाती। माँ जी मगर ये कब तक जाएंगे? अरे राम ही जाने बेटा। रात में राकेश पूछता है, क्या हुआ लीला, परेशान लग रही हो थोड़ी? आपकी बहन कब तक यहाँ रहेंगी? देखिए ना माँ जी भी कितनी परेशान है और काम तो कितना बढ़ गया है। मगर मैं उनको जाने के लिए भी तो नहीं बोल सकता ना लीला। समझ आ गया मुझे। लगता है इनकी तो अतिथि बनकर सेवा करवाने की पुरानी आदत है। सुबह में लीला कहती है, देखिए आप तो बहन के प्यार के आगे कुछ बोलेंगे नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। अरे जो भी करना समझदारी से करना लीला, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा नाम बाहर खराब हो। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए और निश्चिंत होकर ऑफिस जाइए। थोड़ी देर बाद लीला घर के बाहर जाकर अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही होती है और घर आते ही वो गिर जाने का नाटक करती है। हे माँ, गिर गई मैं। क्या हुआ भाभी, अचानक गिर कैसे गई? अरे बातें बाद में करना दीदी, पहले उठाओ मुझे, मेरी तो टांग ही टूट गई। सब मिलकर लीला को उठाते हैं और उसे बिस्तर पर लिटा देते हैं। लीला बार बार उठने का नाटक करती है मगर उठ नहीं पाती। दीदी लगता है मैं अब घर का काम नहीं कर पाऊंगी जब तक कि मेरी कमर अच्छे से ठीक ना हो जाए। मगर आपको हुआ क्या है? लगता है लचक आ गई है। तो मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ ना। अरे नहीं नहीं दीदी, कुछ दिनों में ना मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। आप तो बस आज शाम का खाना बना दीजिएगा। हैं? अच्छा अच्छा ठीक है भाभी। और हाँ जीजा जी, आप बाहर गायों को चारा डाल देंगे? हाँ ठीक है भाभी। नीता और रवि दोनों काम पर लग जाते हैं और शाम तक बुरी तरह थक जाते हैं। हे भगवान, इतने लोगों का खाना बनाया मैंने आज, मैं तो थक गई। नहीं होता मुझसे पूरे घर का काम। हाँ मैं भी तो थक गया हूँ पूरी तरह से, गायों को चारा डलवा दिया मुझसे। सोचा था दामाद बनकर छुट्टियां मजे से यहाँ बिताएंगे। उधर लीला अपनी सास से गप्पे मार रही होती है। आज तो दोनों तंग आ गए बहू। आप बस उनको ये बोल दीजिए कि परसों मोहल्ले की औरतें खाने पर आ रही हैं और उनके लिए उन्हें खाना बनाना होगा। ठीक है बेटा, बोल दूंगी। शालिनी नीता को मेहमानों के आने के बारे में बताती है। एक काम करते हैं, सामान समेट लो, हम तो कल सुबह ही निकल जाएंगे। मुझे 50 लोगों का खाना नहीं बनाना ना बाबा ना। ठीक है, और मैं अभी इस तरह से और नहीं रह सकता, चलो यहाँ से चलते हैं। दोनों तेजी तेजी से अपना सामान बांधने लगते हैं और अगली सुबह, माँ भाभी हम ना अब चलते हैं। मगर इतनी जल्दी बेटा, अभी तो तुम रुकने वाली थी। हाँ, वो ना बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों वाला होमवर्क भी तो करवाना है ना, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा,
अपने भाई के ऑफिस से आने का इंतजार तो कर लेती। नहीं नहीं, वो बस छूट जाएगी ना माँ, रुक तो जाती, मगर सासू माँ का फोन भी आ गया, अब तो जाना ही पड़ेगा। आप अपना ध्यान रखिएगा भाभी। ठीक है, मगर आते रहना दीदी। हाँ हाँ जरूर। और इस तरह से दोनों वहाँ से चले जाते हैं और लीला की जान छूट जाती है। बहुत समझदार हो बेटा तुम। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। वो मेरी बेटी है, मगर फिर भी इस घर को अपना घर नहीं समझती। तुमने बराबर किया बेटा, उसे ऐसा सबक सिखाना बहुत जरूरी। नताशा की शादी रमन के साथ होती है। रमन की माँ काफी दिखावे वाली होती है, हर बात पर शो ऑफ करना उसकी आदत होती है। माँ, नाश्ता लग गया है, आइए कुछ खा लीजिए। खाने की टेबल में छोले भटूरे देखकर माँ बोल पड़ती है, ओह, इट्स टू ऑयली। कैसी गवार हो तुम, ये सब खाती हो तभी तो ऐसी मोटी सी हो। मैं तो बस सलाद खाऊंगी। शाम को नताशा अच्छी सी साड़ी पहनकर निकल रही होती है कि तभी जिम की ड्रेस में उसकी सास सामने आ जाती है। ओहो बहू, किसी शादी में जा रही हो क्या साड़ी पहनकर? नहीं माँ जी, मॉल जा रही हूँ। आज मीना बाजार में सेल लगी है ना, सोच रही हूँ कुछ अच्छे सूट और साड़ियाँ ले लूँ। ओह, यू आर सो ओल्ड फैशन। अच्छा देखना कोई अच्छी सी स्कर्ट मिले मेरे नाप की तो ले लेना। देखिए माँ जी, ना तो मैं असभ्य कपड़े पहनती हूँ और ना ही खरीदती हूँ। ऐसे कपड़े हमारी संस्कृति के खिलाफ हैं, तो अच्छा होगा कि आप खुद ही ले आएं। ये क्या कह रही हो तुम? क्या मैं तुम्हें असभ्य और असंस्कारी महिला लगती हूँ? बिल्कुल, आप ऐसी ही हैं। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए कि ऐसे कपड़े पहनने वाली महिला की सोच क्या होगी। नताशा की सास को उसकी बात अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन वो शांत होकर वहां से चली जाती हैं। नताशा रोज सुबह शाम पूजा करती। एक दिन, माँ मैं मंदिर जा रही हूँ, आपको तो पूजा पाठ से कोई मतलब है नहीं, तो मैं ही जाकर पुण्य कमा लेती हूँ, वरना कहीं आपकी तरफ पापी ना बन जाऊं। अच्छी बात है नताशा, चलो आज मैं भी साथ चलती हूँ। हाँ, आप? और वो भी मंदिर? कहाँ से निकला है सूरज आज? अरे नहीं नहीं नताशा, तुम मंदिर ही जाना, मैं पास के अनाथालय में बच्चों के लिए खाना बनाने जा रही हूँ। तुझे पता नहीं होगा, लेकिन मैं पिछले 10 साल से वहाँ अनाथ बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ। इसमें कुछ नहीं रखा है माँ, भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ी श्रद्धा है। दोनों अपने काम में लग जाती है। धीरे धीरे दिन बीतता जाता है। एक दिन नताशा अपनी काम वाली को डांट रही होती है। अरे अरे क्या हुआ नताशा? मीरा तो हमारे घर की बहुत पुरानी वफादार नौकरानी है, क्यों डांट रही हो उसे तुम? अरे माँ क्या बताऊं, 4 दिनों बाद आज ये आई है और बहाना बना रही है कि इसका बच्चा बीमार है। मैंने तो कह दिया कि कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मीरा सास को देखकर रोने लगती है। मैम साहब, आपने तो मुझे बचपन से देखा है, मेरे बच्चे की सच में तबीयत काफी खराब है। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी? सास नताशा की तरफ गुस्से से देखती है। नताशा, हमारे घर पर काम करने वाले हमारे फैमिली सदस्य की तरह ही है और मीरा पर हमें पूरा भरोसा है। मीरा तू घर जा, और हाँ थोड़े पैसे भी ले जा, किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर देना। नताशा ये सुनकर गुस्सा हो जाती है। हाँ हाँ, लुटा दो, पूरा घर बर्बाद कर दो। गरीब सी नौकरानी पर विश्वास है, लेकिन बहू पर नहीं। अरे मुझे क्या, ऊपर वाला आपको देख रहा है। मेरे मंदिर जाने का वक्त हो गया है, मैं तो चली पुण्य कमाने। एक दिन घर के दरवाजे पर एक भीख मांगने वाला आता है। वो बाहर जोर जोर से चिल्लाता है, बहुत भूख लगी है, भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो, ईश्वर आपका भला करे, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। नताशा चिल्लाती हुई बाहर निकलती है। क्या बात है, क्यों रो रहे हो सुबह सुबह हमारे दरवाजे में? पूजा भी नहीं कर पा रही हूँ तुम्हारे शोर की वजह से। कौन हो तुम, क्या चाहिए? अरे बहन, बहुत भूख लगी है। तभी नताशा की सास बचा हुआ खाना लेकर बाहर आ जाती है। लो बाबा, ये खाना खा लो। नताशा, तुम्हें तो पता ही होगा कि किचन में क्या बचा है। अरे तो कोई कुत्ता बिल्ली खा लेते ना, कौन सा खाना मैं फेंक रही थी। तभी भिखारी खाना खाकर नताशा की सास को कहता है,
माँ तू जीती रहे, तेरी हर ख्वाहिश पूरी हो। तूने भूखे को खाना खिलाया है, भगवान तुझे ढेर सारा पुण्य देगा माँ। तभी वहां खड़ी नताशा जोर जोर से हंसने लगती है। इनको और भगवान पुण्य देगा तो हमें क्या देगा? तभी वहां पड़ोस की राधा आ जाती है। हाँ हाँ नताशा, तुम्हारी सास को तो भगवान सच में बहुत पुण्य देगा, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के लिए खड़ी रहती है, सबकी ज़रूरतों को हंसकर पूरा करती है और सबका ख्याल भी रखती है। तभी वहाँ मीरा भी आ जाती है। मालकिन, आपकी वजह से मेरे बच्चे की तबीयत ठीक है, हमारे लिए तो आप ही भगवान हो। नताशा अब सबकी बात सुनकर सब कुछ समझ रही थी। नताशा सबके सामने अपनी सास को देखकर कहती है, माँ, एक दिन में मैं 5 बार पूजा करती हूँ, साड़ी और सूट पहनकर रोज़ाना मंदिर जाती हूँ, लेकिन आज तक मुझे किसी ने भगवान नहीं कहा। लेकिन आपके बारे में ये बातें सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन साथ में फ़क्र भी हो रहा है कि आप मेरी सास हो। और नताशा और उसकी सास गले लग जाते हैं। सीमा एक घरेलू और पढ़ी लिखी लड़की थी। वो घर को बहुत अच्छे से चला रही थी, लेकिन उसकी सास काफ़ी खर्चीली थी। सीमा उन्हें काफ़ी समझाती, लेकिन वो न मानती। एक दिन, माँ, क्या आप ये पैसे संभाल कर अपने पास रख लेंगी? कल जाकर मैं बैंक में डाल दूंगी। हाँ बेटा। सीमा की सास वो पैसे लेकर मार्केट चली जाती हैं और अपने लिए कपड़े खरीद लेती हैं। माँ, मैंने आपको पैसे रखने के लिए दिए थे, वो बेटा वो तो मुझसे खर्च हो गए। माँ, वो पैसे मैंने घर के छोटे छोटे बचत से जोड़े थे, जिससे वो हमारे मुसीबत के वक्त काम आए। क्यों, ऐसा क्या हुआ जो तुझे घर से पैसे बचाने पड़े? हमें अच्छा खाने और पहनने का शौक है, तू ना ऐसे कंजूसी ना किया कर। हाँ। सीमा बेचारी क्या कहती, वो वहां से चली जाती है। माँ, आपके कमरे की लाइट जल रही है, बाहर जाते वक्त बंद कर दिया करें, इससे कम बिजली खर्च होगी और बिजली का बिल भी कम आएगा। सीमा, तुम्हारे घर में ऐसा होता होगा, हमारे घर में नहीं होता ऐसा। हम लोगों को तो रोशनी ही रोशनी पसंद है। सीमा बेचारी करती भी क्या, सास के सामने बोलने की हिम्मत तो थी नहीं, और घर में पैसों की ऐसी बर्बादी उससे बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी। सीमा और उसकी सास एक दिन साथ में बाजार गए और वहां पर वे सब्जी खरीद रहे थे। माँ, थोड़ा अंदर चलकर सामान लेते हैं ना, यहाँ ये महंगा मिल रहा है। नहीं सीमा, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, जो लेना है यहीं से ले लो। माँ, अंदर यही सामान हमें आधे दामों में मिल जाएगा, जिससे हम अच्छी खासी बचत कर पाएंगी। उसके मुंह से ये बात सुनकर सीमा की सास का पारा बढ़ जाता है। बस करो सीमा, तुमने तो परेशान ही कर दिया। बचत बचत का रोना रोती रहती हो। क्या होगा, अरे जो पल आज है उसे जी लो, कल किसने देखा। पर माँ जी, अब कुछ नहीं सुनना, जल्दी से सामान लो और घर चलो। बेचारी सीमा एक बार फिर सास के कहने पर सामान लेकर घर आ जाती है, पर वो सोच लेती है कि वो अब कभी भी सास के साथ पैसों के बारे में बात नहीं करेगी। एक दिन सीमा की सास सीमा से कहती हैं, सीमा, मुझे पकोड़े खाने हैं, तू शाम को वॉक पर जाती है ना, तो लेती आना जरा। सीमा शाम को सास को पकोड़े और चाय देती है। माँ जी, कैसे लगे पकोड़े? अरे बहुत ही स्वादिष्ट पकोड़े हैं सीमा, वैसे भी नुक्कड़ के हलवाई की तो हर कोई तारीफ करता है। सीमा धीरे से मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। सीमा, मेरे कमरे में तो आज बहुत ही अच्छी चमक दिखाई दे रही है। माँ जी, आपने कहा था ना कि आपको रोशनी पसंद है, इसलिए मैंने आपके कमरे में ये नया सफेद बल्ब लगाया है।
सीमा की सास का पैसों को खर्च करने का गलत तरीका लगातार चल रहा था, तो वहीं सीमा भी उन्हें किसी भी चीज के लिए मना ना करती। वो सास की हर डिमांड को पूरा करती। एक दिन अचानक सीमा की सास की तबीयत बिगड़ जाती है। सीमा और उसका पति उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं, आपकी माँ को एक बड़ी बीमारी है जिसका इलाज तो सिर्फ शहर में ही संभव है। आप अपनी माँ को शहर ले जाएं। डॉक्टर साहब, उसमें तो बड़ा खर्चा आएगा। हाँ, 2 लाख रुपए का खर्चा है। ओह, इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। आप देख लें, अगर पैसों का इंतजाम हो जाए तो बता देना। बेटा, मैं मरना नहीं चाहती, लेकिन मेरा इलाज कैसे होगा? कहाँ से आएंगे इतने पैसे? तभी सीमा डॉक्टर को कहती है कि वो माँ को शहर के लिए रेफर कर दे। सीमा की सास और पति दोनों हैरान होकर सीमा की तरफ देखते हैं। मैं शहर वाले डॉक्टर को रेफर कर दूंगा। ये क्या कह रही हो सीमा? पैसे कहाँ से आएंगे? घबराइए मत, मैंने घर के छोटे छोटे बचत कर हम तीनों के स्वास्थ्य का बीमा करवा लिया था, जिससे महीने में एक छोटी सी बचत हमें बड़ी सी बड़ी बीमारी में होने वाले अस्पताल के खर्चों से बचा लेगी। साथ ही कुछ कैश भी मैंने बचा लिए हैं, जिससे शहर में रहने का इंतजाम हो जाएगा। सीमा की सास का इलाज शहर में होता है। वो बिल्कुल ठीक होकर घर लौटती हैं, जिसे देख सीमा बहुत खुश हो जाती है। सीमा बेटा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया जो तूने मुझे मौत के मुंह से बचा लिया। नहीं माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन सीमा, तूने ये पैसे बचाए कैसे? माँ, याद है आप कुछ भी बाजार से खाने को मंगवाती थी तो मैं ले आती थी। हाँ हाँ हाँ। मैं वो बाजार से नहीं बल्कि घर में बनाकर आपको खिलाती थी, जिससे फालतू के खर्च बचते, और वो कम बिजली खपत करने वाले बल्ब से बिजली के बिल के भी पैसे बचा लेती थी मैं। ऐसी ही छोटी छोटी बचत से मैंने ये बीमा लिया, जो आज हमारे काम आया। वाह सीमा, तू तो बहुत ही समझदार निकली। तेरी छोटी सी बचत ने मेरी जिंदगी बचा ली। अब से मैं भी पैसों की बचत किया करूंगी। शिक्षा। छोटी बचत की कीमत वक्त आने पर ही पता लगती है।